गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग भारतीय संस्कृति पाठ का अध्ययन कर रहे थे, इसकी व्याख्या कैसे करनी इसे सीख रहे थे। आज हम लोग जो शेष बचा हुआ पाठ है उसे पूरा करेंगे, जिसमें आज के हमने संकेत डाल दिया कौन सा पैराग्राफ करना है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृत के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेश के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय है। लेखक कहता है कि हम भारतीय संस्कृत को कैसे समन्वित करें, कैसे मिलाएं, इस बारे में तो हमने बात कर ली। विविधताओं को कैसे भारतीय संस्कृत में सबको समाहित कर लिया, लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो भाषाएं कई प्रकार की हैं और इन भाषाओं में सुंदर सुंदर जो रचनाएं लिखी जाती हैं, तो एक भाषा में लिखी गई सुंदर रचना का आनंद दूसरी भाषा के लोग भी उठा पाएं, आनंद ले पाएं, इसके विषय में कुछ विचार करना चाहिए। और इसी विषय में लेखक ने दो बातें बताई हैं, जिनमें से पहली बात क्या है, क्या यह संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं एवं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। पहली बात तो ये बताई कि जो अपनी अपनी भाषा की संस्थाएं बनी हुई हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, डोंगरी हो, सिंधी हो, ये जो भाषाएं हैं इनकी अपनी अपनी जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को क्या करना होगा, ये संस्थाएं जो बनी हुई है भाषा की, ये अपनी भाषा के साथ साथ अन्य भाषा में भी जो सुंदर लेख हैं उनको प्रतिपादित करवाएं और उन सुंदर रचनाओं को देवनागरी लिपि में भी छपवा करके प्रेषित करवाएं। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगें तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे। दूसरी बात बताई कि उत्तर भारत में जो रचनाएं हैं, यदि यही अपनी सारी रचनाएं देवनागरी लिपि में छपवाने लगें तो उत्तर भारत के जो लोग हैं उससे आनंद ले पाएंगे। क्यों ले पाएंगे? क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों की स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। उन्होंने बताया कि इस भाषा के देवनागरी लिपि को जो जानने वाले लोग हैं, वह हिंदी भाषी हो या अन्य कोई भाषी हो, वह थोड़ा से परिश्रम करके दूसरी भाषाओं को आसानी से समझ जाएगा। खास तौर से उन भाषाओं को जो देवनागरी लिपि में ही लिखी गई हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, उन्हें आसानी से कम परिश्रम के द्वारा समझ जाएगा। ये पहली बात हुई कि प्रादेशिक संस्थाएं अपनी करें। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था बनाई जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ कर सके। और दूसरी बात बताई कि कोई ऐसी एक अलग से संस्था बना दी जाए जो इन भाषाओं को एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करने का कार्य कर सके। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाए तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि यदि जितनी भारतीय भाषाएं हैं, इन भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक ऐसी संस्था बना ली जाए जो एक भाषा का दूसरे में अनुवाद करे, तो इससे भाषा के आदान प्रदान में बड़ी ही सहूलियत हो जाएगी। यानी एक भाषा में रची गई रचना दूसरी भाषा में आसानी से पहुंच जाएगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य संस्कृति का एक
व्यक्त रूप है। इसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि साहित्य का ये एक रूप है लेखन रचनाएं। इसके साथ साथ साहित्य के अन्य भी रूप हैं जिनमें गाना है, नाचना है, नृत्य है, चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है। ये सब भी एक कहा जाए तो किसके संस्कृति के ही रूप हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। दूसरी बात बताई कि भारतवर्ष जो अलग अलग विविध कलाओं से भरे हुए लोग हैं, ये सारी अपनी इन विविधताओं को एक में हमेशा से पिरोता हुआ चला आया है। आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में कहीं पर दूसरी भाषा है, रहन सहन वहाँ का दूसरा है, रीतो रिवाज, परिवार, त्यौहार वो सब अलग अलग होते हैं, दूसरी जगह के अलग होते हैं। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह इन सबको ही अपने गोदी में समेटे हुए है। इसीलिए कुछ कवियों ने गर्व रूप से लिखवा दिया है या लिखा है, शाहजहां के माध्यम से बताया कि जो इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना होगा। जो इस भवन में शाहजहां ने उनके निर्माण के पश्चात खुदवा दी, उसमें गर्व के साथ खुदवा दिया था। अगर कुछ बातों पर विशेष गौर किया जाए तो कैसे हमारे संस्कृति के पालक भी रहे और कैसी महान ये संस्कृति है जिसका वर्णन शाहजहां ने अपनी एक महल बनवाने के बाद उसके दीवारों पर इसकी महानता का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? गर फिरदौस पर रुए जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अर्थ क्या इसका? यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। और अगर हमने ऐसा स्वप्न देख रखा है तो यह स्वप्न अगर हम मानते हैं कि पृथ्वी पर स्वर्ग यही है, भारतवर्ष में ही है, इसी पृथ्वी के भारतवर्ष में ही है, यदि हमारे अंदर ये स्वप्न है और इस स्वप्न को हम क्या करना चाहते हैं, सत्य में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो वास्तव में हमें स्वर्ग पृथ्वी पर स्थापित करना होगा। और स्वर्ग पृथ्वी पर तभी स्थापित हो पाएगा जब सत्य, अहिंसा, सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति के रूप में हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग आ जाए, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि हमारे जनमानस में, हमारे समाज में हमें कुछ चीज़ें फैलानी होगी। जनमानस उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर उन्हें ग्रहण करे, उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करे। हर व्यक्ति ऐसा सोचने लगे तो यहाँ पृथ्वी पर स्वर्ग हो जाएगा। और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा और सेवा का आदर्श भाव। ये चीज़ें यदि समाज में पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएं तो ये हमारी पृथ्वी भी स्वर्ग बन जाएगी। तो बच्चों, ये रहा आज का पाठ, भारतीय संस्कृति जो समाप्त हुआ। कौन कौन पैराग्राफ करने हैं, इसकी वीडियो को, इसकी फ़ोटो कापी हम आपको भेज देंगे, फ़ोटो खींचकर भेज देंगे। उसी के अनुसार नोट करिएगा। उसके नीचे हर एक पैराग्राफ के बाद प्रश्न भी दिया हुआ, उस प्रश्न को भी वैसे ही हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाए। धन्यवाद।